अनुराग, कुछ भी भारतीय जनता पार्टी, सुनिए सुनिए, मैं जवाब दे दूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खास मुद्दे देखिए। उसने ग्रीन कुर्ता पहना है, ग्रीन वायरस है, कमाल है भैया। जनता परेशान, उसके बारे में कोई मुद्दा नहीं है। किसान इनके लिए मुद्दा नहीं, बेरोजगारी मुद्दा नहीं, महंगाई मुद्दा नहीं। कमाल की बात, भारतीय जनता पार्टी इसी को कहते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से लड़खड़ा गई है, फंस गई है, अब मुद्दा विहीन हो चुकी है। क्योंकि 10 साल में जनता को क्या बोला कि क्या कौन कपड़े पहनता है, कौन कौन से कपड़े पहनता है, कौन पूजा करता है कि नहीं करता है, ये धर्म जात की राजनीति, कलर भी बांट दिया जाति धर्म में। कमाल की बात कर रहे हो आप। अच्छा ठीक है, ओके। किशोर जी, आप क्या कह रहे थे, बोलिए जल्दी से, उसके बाद हर्षवर्धन त्रिपाठी, फिर आलोक शर्मा। जनता आपको प्यार से विदाई कर। बोलिए किशोर जी, क्या कह रहे थे? नहीं, मैं जफर की 2 सीटें भी नहीं मिलेगी, सपना देखो। हाँ किशोर जी बोलिए। देखिए जफर भाई नर्वस मत होइए, जो बोलिए, अभी फ्रेम डिलीट भी हो सकता है। अरे भाई, मैं तुमको समझा रहा हूं, और संन्यास मोदी जी लेंगे या हम लोग लेंगे ये जनता तय करेगी। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, महाराष्ट्र में आपकी हालत बहुत पतली है, इस बात से तुम नकारते होंगे। बंबई में रहते हुए तो आप सफेद झूठ बोल रहे हैं। दूसरा, आपने अनुराग को कहा है वायरस, देखिए वायरस तो देश को लगा है 10 साल से, उससे छुटकारा पाने के लिए ये चुनाव है, ये संदेश हमें देना। अच्छा ओके किशोर जी, एक संदेशा फिर से दोहरा दीजिए, क्योंकि आप जब भी आते हैं डिबेट में मेरी अक्सर ये बोल के जाते हैं, राहुल गांधी पीएम बनने वाले हैं ना इस बार, तो अमेठी तो लड़ना चाहिए। फिर अमेठी लड़ेंगे नहीं तो फिर कैसे पीएम बनेंगे? नहीं, वायनाड से तो आ ही रहे ना। तुम काहे को चिंता करते हमारी, माना कि इतनी चिंता करते हो। मैंने बता दिया ना, मैंने 1.5 साल पहले से बोला कि मैं राहुल गांधी इज द प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग। वो प्राइम मिनिस्टर बनना तय है उनका। भारत की जनता ने तय कर लिया। अखिलेश है, तेजस्वी है, उद्धव ठाकरे है, शरद पवार है, दीदी है, सबने तय कर लिया है कि जो पार्टी 150 सीटों के ऊपर ले जाएगी उनका प्राइम मिनिस्टर बनेगा। एक सेकंड रुक जाइए, आप एक सेकंड रुक जाइए। ओके अनुराग, राहुल गांधी मंजूर है आपको पीएम के तौर पर? बता दीजिए भाई, लगे हाथ। किशोर जी तो कह रहे हैं। देखिए एक चीज तो आपको मान के चलनी पड़ेगी, इंडिया गठबंधन तो मजबूत गठबंधन है। जब हमारे सदस्य जीत के आएंगे तो जिसके, जाहिर सी बात वो कह रहे हैं 150 सीटें, 160 सीट, जिसके सदस्य ज्यादा होंगे या सब लोग मिलकर जिसको तय कर लेंगे वो देश का प्रधानमंत्री हो जाएगा। भाई चुनना ही तो है। किशोर जी ने तो चुन लिया ना, मैं वही तो पूछ रहा हूं। आप तो कह रहे हैं बाद में चुनेंगे, मतलब राहुल गांधी ने चुन लिया। यस और नो, राहुल गांधी, अखिलेश यादव। अरे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, बताइए। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लोकतंत्र, ये देखो भारतीय जनता पार्टी की फिर आदत हो गई डिवाइड एंड रूल। देखो बीजेपी। अरे भाई एक तो बता दो, राहुल गांधी, अखिलेश यादव। हाँ, हमेशा डिवाइड एंड रूल क्यों करना चाहते हो? अरे हम लोग सब एक हैं, सब एक हैं, सब मिलके एक है। ओके, हर्षवर्धन त्रिपाठी, उसके बाद आलोक शर्मा। हर्षवर्धन त्रिपाठी, हर्षवर्धन जी, हम अपना नेता चुन लेंगे। ओके हर्षवर्धन जी, आपने थोड़ी देर पहले कहा था वरुण गांधी आपको नहीं लगता है कि रायबरेली से लड़ेंगे, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वरुण गांधी ने तो यह कहा था, जो हमारी जानकारी है सूत्रों के मुताबिक, कि मैं गांधी परिवार के खिलाफ नहीं लड़ूंगा। या फिर आपको लगता है उनका रिलक्टेंस गांधी परिवार के गढ़ में उतरने को लेकर है, इसीलिए वो वहां से नहीं लड़ेंगे? और यह आपको लग रहा है बीजेपी उतारेगी नहीं, मुझे लगता है कि वरुण गांधी अभी जिस मनई स्थिति में है और भारतीय जनता पार्टी की जो स्कीम ऑफ थिंग्स दिखती है, उसमें मुझे नहीं लगता कि रायबरेली पर वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी उतारेगी। भारतीय जनता पार्टी वहां के स्थानीय विधायकों में से किसी को उतार सकती है, बाहर से कोई प्रत्याशी ला सकती है, वहां का कोई और प्रत्याशी होगा जो किसी क्षेत्र में काम कर रहा है उसको ला सकती है, लेकिन वरुण गांधी आएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है। और एक बात आज मैं कहूं, आज आपने ये डिबेट भी बड़ी रोचक हो गई, ढेर सारे कहते हैं ना कि ऐलान, चुनौतियां सब हो गए, और आज बड़ा रोचक रहा। सबने हवाई खूब समा बांधा है, जो प्रवक्ता को करना चाहिए सबने बड़ा शानदार किया, लेकिन आज पूरे नंबर आज जफर भाई को जाते हैं। उन्होंने महफिल लूट ली है। अब अभी उनका फोन बज रहा होगा, हर कोई पूछ रहा होगा कि रायबरेली का प्रत्याशी कौन होने वाला है। लेकिन एक जो मूल बात है जिससे ये चर्चा पूरी हट गई, क्या सचमुच रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस के लिए प्रत्याशी तय करना इतना बड़ा विषय होना चाहिए? मूल जो बात, क्योंकि सारी बात तो हो गई, सब
सबने दम भर दिया, हर प्रत्याशी कह रहा है कि एकदम, हर प्रवक्ता कह रहा है कि हमारी पार्टी करेगी, और किशोर जी तो सचमुच पता नहीं तैयारी कर चुके हो शायद, क्योंकि 48 में से एको भाजपा नहीं जीतेगी, ये तो शायद कोई भी कहने का दुस्साहस नहीं करेगा, क्योंकि जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी वहां सबसे मजबूत स्थिति में, किशोर जी भी जानते हैं। लेकिन मूल बात यह कि क्या अमेठी रायबरेली पर चूंकि जवाब नहीं है इसलिए दूसरी तरफ जा रहे हैं? क्या अमेठी रायबरेली सचमुच इतना संकट का हो गया है? रोज एक खबर आती है कि आज तैयारी हो गई, रोज एक खबर आती है कि अच्छा नॉमिनेशन पेपर सब तैयार है, सब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मूल समस्या तो वही है ना, क्या साहस बन पा रहा है? और मेरा यह मानना है लड़ाई, चुनाव हार जीत तो बाद में तय होता है, लेकिन अगर राहुल गांधी अमेठी नहीं जाते हैं तो ये कांग्रेस पार्टी की हार होगी, चुनाव से पहले हो जाएगी, मेरा यह मानना है। हाँ बिल्कुल आलोक जी, मैंने इसीलिए तो शुरू में आपसे पूछा था, ऐसा कैसे हो सकता है कि राहुल गांधी कम से कम अमेठी न लड़े? प्रियंका गांधी हो सकता है, रायबरेली से आप उन्हें ना उतारे हैं, सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई हैं, पर राहुल का अमेठी लड़ना तो हम कम से कम तय मान लेना। ठीक है मानक जी, मुझे लगता है खबरें हैं और 24-24 घंटे चैनल चलाने हैं तो खबरें भी चलानी पड़ेंगी कुछ ना कुछ, कभी अमेठी, कभी रायबरेली, कभी गंगा के उस पार, कभी गंगा के इस पार, कभी जमुना जी, कभी गोदावरी, कुछ ना कुछ तो चलाना ही पड़ेगा ना। तो बात ठीक है हर्षवर्धन भाई की कि खबरें चल ही रही हैं। जहां तक बात है कौन कहां से लड़ेगा, मैं तो कह रहा हूं एक दिन और रुक जाइए। अभी अभी उनका फोन आया मेरे पास, वो जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं सरदार बलविंदर सिंह तूफानी, वो कह रहे हैं भाई साहब मेरा टिकट तय है बिल्कुल, और ये जो है ये जफर इस्लाम जी बेकार का कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, पता नहीं कौन से वो सच में अभी फोन आया मेरे पास, उन्होंने पूरा नाम बताया अपना, सरदार बलविंदर सिंह तूफानी। वो कह रहे मैं ही कैंडिडेट हूँ। यूं कह रहे मैंने आज तक मोदी जी से कोई सवाल नहीं पूछा, मैं उपयुक्त कैंडिडेट हूँ। वो वरुण गांधी जी तो सवाल पूछते रहते हैं, सरकार के ऊपर सवाल उठाते हैं, इसलिए वरुण गांधी जी कैंडिडेट हो ही नहीं सकते। वो कह रहे हैं मैं सरदार बलविंदर सिंह तूफानी, मैं ही कैंडिडेट हूं और जफर इस्लाम जी से मैं निपटूंगा बाहर आके। मुझे लगता है मानक जी, अभी सुनो भाई, एक बात तो एक दिन और रुकना चाहिए। आप अपने सभी चौंकाने वाले वायदे कर रहे हैं सब लोग, लेकिन हकीकत सबसे है, बड़ा चौंकाने वाला जो फैसला आएगा वो जनता की तरफ से आएगा। एक मिनट जफर भाई मैं बोला नहीं किसी के बीच में, मैं कह रहा हूं सबसे जो चौंकाने वाला फैसला आएगा, जो नतीजे आएंगे 4 जून को आएंगे, जिस दिन बीजेपी में जो हमारे प्रवक्ता भी गए हैं और इनके प्रवक्ता भी 11 बजे सब उठ के भाग जाएंगे। मुझे लगता है कि तब तक इंतजार करना चाहिए कि किस तरह से जनता वोटिंग कर रही है। आज हालत यह है कि बीजेपी के कैंडिडेट चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। यहां पटना में अहंकार शिरोमणि अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए। जनता किस तरह से मुखर है बीजेपी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ। यही कारण है कि रायबरेली में बीजेपी तो अपने आप को बहुत स्ट्रांग मानती है, इतने कैंडिडेट, इतने करोड़ वोटर, इतने करोड़ मेंबर, तब भी रायबरेली से क्यों नहीं दे रहे? ये केवल दोनों पार्टियों का स्ट्रैटेजी का टाइम है कि स्ट्रैटेजी के अनुसार अपना करेंगे। मैं समझता हूं कि गांधी फैमिली से स्ट्रांग कोई कैंडिडेट वहां पर नहीं है, और मुझे उम्मीद भी है और भरोसा भी है कि वो दोनों लड़ेंगे। लेकिन अंतिम निर्णय खड़गे साहब। हर्षवर्धन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से हर्षवर्धन त्रिपाठी बोलिए। एक लाइन नहीं, मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा, बोल दिया, और मैं यही कह रहा हूं, कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर नहीं लड़ेंगे राहुल गांधी तो वो निराशा के गर्त में चला जाएगा। वहां सोचिए हर कार्यकर्ता, और बड़ी मुश्किल बात है ना, आपने या तो कह दिया होता ठीक है हम नहीं लड़ेंगे, मैंने नहीं बोला ऐसा कि निराशा के गर्त में चला जाएगा। मानक जी मैं स्पष्टीकरण दूंगा। नहीं, अरे नहीं, वो ये नहीं कह रहे कि आपने कहा है। हर्षवर्धन त्रिपाठी अपना एनालिसिस दे रहे हैं, आपको कोट नहीं कर रहे। वो कह रहा हूं मैं अरे भाई हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के एनालिसिस सबको सुनने 4 जून तक। अब 4 जून तक तो सुनने ही पड़ेंगे ना, ये इनकी सरकार है भाई, उसके बाद इनके एनालिसिस समाप्त। सुन तो लीजिए क्या कह रहे हैं। समाचार समाप्त हो जाएंगे फिर एनालिसिस के। मैं तो लगातार बता रहा हूं, हर डिबेट मुझे लगता है कि जो राजनीतिक विश्लेषक एक तरफा बात करते हो, मैं उनको सीरियसली नहीं लेता हूं। जो एक तरफा अच्छा बोलने तो दीजिए, आप सीरियसली मत लीजिएगा, दर्शकों को तो सुनने दीजिए। जिताना ही है किसी भी रूप में, तो मुझे गलत लगता है। रुकिए तो सही, राजनीतिक विश्लेषक है, आप पत्रकार हैं तो पत्रकार की भाषा बोलिए, उनको लेकिन दुर्भाग्य ये है अरे रुकिए ना, 4 जून तक
अरे आलोक जी रुकिए, नहीं मुझे लगता है बोलने तो इनको दीजिए अभी भी हर्षवर्धन समय त्रिपाठी है। को, 1 4 मिनट रुक जून जाइए, तक अपने आप को करेक्ट अरे अब करें रुकिए तो सही। और एक पत्रकार की भूमिका में आए। अरे मुझे- अच्छा मुझे ठीक है, हिंदुस्तान आप सहमत मत होइए उनसे। अरे कौन कह रहा है आप उनसे सहमत होइए, उनको बोलने तो दीजिए। पत्रकार मिलकर लोकतंत्र तो यही कहता है आलोक जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करा पाए। आलोक जी लोकतंत्र तो यही कहता है, सबको सुनना चाहिए। बोलिए हर्षवर्धन जी, बोलिए। मानक भाई, मैं तो कहूंगा कि उस दिन का चुनाव के जब मध्य प्रदेश और राजस्थान छत्तीसगढ़ विधानसभा के पहले आपने हमें अपने ही शो में बुलाया था, हाँ तब का जरा वो फिर से वीडियो चला दीजिए। और यही प्रवक्ता लोग जो बताते थे उनकी बोलती बंद हो गई थी। और मैंने जब कहा था कि मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत, तो आपके पैनल में कोई न पत्रकार न कोई नेता कोई दूर दूर तक नहीं कह रहा था। और मैंने कहा था कि गुजरात होने जा रहा है मध्य प्रदेश, और ये मैं लगातार कह रहा था, हो गया। तो ठीक है, कुछ विश्लेषक होंगे। और दूसरा मैं ये नहीं मानता हूं कि मैं जो कहूंगा वो होगा। मैं ये मानता हूं कि पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जो हो रहा होगा वो मैं बताऊंगा। तो इस बार आपका अगर क्या एक विश्लेषण तरफा है? मैंडेट आ रहा होगा हाँ। तो एक तरफा ही बताऊंगा और वही सही साबित हो। ओके, इस बार क्या है आपका असेसमेंट? 300, 350, 350, 370, कितना है बीजेपी नहीं, का? मुझे भारतीय जनता पार्टी कहीं भी 300 के नीचे जाती हुई नहीं दिखती है। ओके। 2019 से बेहतर चुनाव होता हुआ दिख रहा है, ये मैं फिर से दोहरा रहा हूं। ओके।